हेलो डियर स्टूडेंट, लेखपाल भर्ती परीक्षा में आपका पुनः स्वागत है। और हम लोग आज जो अवशेष भाग था ग्राम्य विकास का, जो इसका इतिहास रहा है कि ग्राम विकास या पंचायती राज व्यवस्था कब से चालू हुई और इसके चरण, ये आज हम भाग 5 में लेकर आए हैं और इसको हम समझने का प्रयास करेंगे। ये भाग 4 के आगे का हिस्सा है और देखेंगे कि आगे चरणबद्ध क्या हुआ था। तो जो चौथा चरण था, चौथा चरण के बाद यानी चौथे चरण में जो आम चुनाव हुए थे, 1972 में, यानी 5वां जो आम चुनाव हुआ था, उस समय जो ग्राम सभाओं की कुल संख्या थी वह 74,060 थी। यानी पूरे उत्तर प्रदेश में जो ग्राम सभा थी उनकी संख्या 74,060 थी और 74,060 थी। इसके बाद 1983 के बाद 1988 में एक संविधान संशोधन के द्वारा जो मतदाताओं की आयु थी उसको घटाकर 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दिया गया था। ठीक है, 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था। अर्थात पहले जो वोट देने का अधिकार होता था वो 21 वर्ष पूरी कर चुके लोग ही दे सकते थे, लेकिन 1988 में इसको घटाकर क्या कर दिया गया, 18 वर्ष। फिर उसके बाद शुरू होता है 5वां चरण। चौथे चरण तक हमने पढ़ लिया था और चौथे चरण तक और ग्राम पंचायतों का जो आम चुनाव हुआ था, 5वां आम चुनाव, उसको भी हमने पढ़ लिया। ठीक है, इसके बाद वर्ष 1988 में पंचायतों का छठा आम चुनाव संपन्न हुआ। वर्ष 1988 में पंचायतों का छठा आम चुनाव संपन्न हुआ, जो कि 5वें चरण के अंतर्गत आता है। और 5वां चरण 1983-84 से 1992-93 तक रहा। 1983-84 से 1992-93 तक रहा ग्राम पंचायत के विकास का जो है चरण था 5वें चरण में। तो यह भी लगभग कितने साल तक, तो मान के चलिए 10 वर्षों तक यह चरण चला। और 1988 में ग्राम पंचायतों का छठवां आम चुनाव हुआ और इसी समय ग्राम पंचायतों के सदस्य पदों पर महिलाओं का प्रतिनिधित्व करने के लिए उनके 30% भागीदारी को सुनिश्चित किया गया। यानी महिलाओं के 30% की भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए एक संशोधन विधेयक पारित किया गया, या यह कह सकते हैं कि ग्राम पंचायत के सदस्य पदों पर महिलाओं का प्रतिनिधित्व करने के लिए एक संशोधन विधेयक लाया गया, जिसके तहत महिलाओं को 30% भागीदारी सुनिश्चित करने का लक्ष्य रखा गया और यह दिया भी गया था। साथ ही प्रत्येक गांव पंचायत में कम से कम एक अनुसूचित जाति की महिला का प्रतिनिधित्व दिया जाए, यह भी इसमें प्रावधान रखा गया कि प्रत्येक गांव में जो ग्राम पंचायत सदस्य होंगे कम से कम उसमें एक महिला किस जाति से होनी चाहिए, तो वह अनुसूचित जाति की महिला होनी चाहिए, यह भी प्रावधान रखा गया। ठीक है, फिर उसके बाद छठे आम चुनाव के समय में जो ग्राम पंचायतों की संख्या थी वह कुल कितनी हो गई थी, तो 73,927। न्याय पंचायतों की संख्या 8814। महिला ग्राम प्रधानों की संख्या 930। जो महिला ग्राम प्रधान हैं, ये 930 जो संख्या हुई है वह किसके कारण हुई है, तो आप ये समझ सकते हैं कि जो 30% का आरक्षण दिया गया है, ठीक है, 30% मतलब आप समझ सकते हैं कि महिला ग्राम प्रधानों को 30% आरक्षण दिया गया है। ठीक है, तो उनकी भागीदारी सुनिश्चित की गई है, अर्थात 30% आरक्षण दिया गया। उसके तहत 930 महिला ग्राम प्रधान चुनी गई थी छठे आम चुनाव में। और उसके बाद महिला सदस्यों की संख्या, यानी जिसके अंतर्गत ये कहा गया कि प्रत्येक गांव पंचायत में कम से कम एक अनुसूचित जाति की महिला होगी, तो कुल महिला सदस्यों की संख्या हो गई थी 1,50,577, और जिसमें 65,937 महिलाएं अनुसूचित जाति से आती थी। 65,937 महिलाएं
अनुसूचित जाति से जो है चुनी गई थी, आई थी। फिर 1989 में ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार और अल्प रोजगार वाले पुरुषों एवं महिलाओं के लिए रोजगार सृजन हेतु जवाहर रोजगार योजना का आरंभ किया गया और ग्राम पंचायतों को इस जवाहर रोजगार योजना का दायित्व दिया गया कि वह जो है अपने ग्रामीण क्षेत्रों में, यानी जिस ग्राम पंचायत को दिया गया उनको ये निर्देशित किया गया कि वो ऐसे उपाय करें कि उनके ग्रामीण क्षेत्रों में जितने बेरोजगार हैं या जो अल्प रोजगार वाले हैं, अल्प रोजगार का मतलब जो कभी कभी रोजगार प्राप्त करते हैं, जैसे सीजनली होता है, मतलब समय के अनुसार, जैसे फसल पक गई और फसल पकने के बाद जो है जो मजदूर आते हैं फसल को काटने के लिए या उसकी मड़ाई करने के लिए, दवाई करने के लिए, ठीक है, तो इस प्रकार के रोजगार अल्प रोजगार कहलाते हैं। तो जो लोग, जो पुरुष और महिला इस प्रकार के जो है इस प्रकार के क्राइटेरिया में आते थे, बेरोजगार थे या अल्प रोजगार थे, अल्प रोजगार से संबंधित थे, उनको जवाहर रोजगार योजना के तहत, ठीक है, रोजगार दिलाने का काम किया जाए, यह दायित्व तो ग्राम पंचायतों को दिया गया। फिर उसके बाद शुरू होता है छठा चरण, और छठा चरण कब से कब तक चलता है, तो 1993 से 94 तक जो है यह एक वर्ष का लगभग था। और यह वर्ष बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी में जो है संविधान में जो अनुच्छेद 40 है, जो भाग 4 के अंतर्गत अनुच्छेद 40 दिया गया है। भाग 4 में डीपीएसपी है, यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट्स पॉलिसी, ठीक है। तो उसके अंतर्गत जो अनुच्छेद 40 है, जो कि पहले से ही वर्णित था, उसको प्रभावी बनाने के लिए, ठीक है, उसको प्रभावी बनाने के लिए संविधान में संशोधन किया जाता है 1993 में, ठीक है, 1993 में संशोधन किया जाता है। तो जो है पंचायत स्तर पर, यानी आधारभूत स्तर पर पंचायत को मान्यता देने के लिए राज्य ग्राम पंचायतों को संगठित करने के लिए उपाय करेगा और उन्हें स्वायत्त शासन की इकाई के रूप में कार्य करने हेतु शक्तियां और अधिकार प्रदान करेगा। यह अनुच्छेद 40 में है। वर्ष 1994 में ग्राम पंचायतों को संवैधानिक इकाई के रूप में मान्यता देती हुई, ठीक है, कब, 1994 में जो ग्राम पंचायत थे उनको अब संविधान के संस्था के रूप में माना गया और उस संस्था को मतलब संस्था के रूप में उसे मानते हुए, ठीक है, और उनमें एक रूपता लाने के लिए तथा निश्चित अवधि पर चुनाव संपन्न कराने के लिए, आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए और ग्राम पंचायतों को संवैधानिक दर्जा देने के लिए या देने के उद्देश्य से लोकसभा में 72वां संविधान संशोधन प्रस्तुत किया गया। कब, तो वर्ष 1993 में प्रस्तुत किया, 92 में प्रस्तुत किया गया था, और जो कि बाद में 1993 में इसे ही जो है 73वां संविधान संशोधन कहा गया। और यह जब पारित हो गया कानून तो 24 अप्रैल 1993 से संपूर्ण देश में लागू हो गया। कब लागू हुआ था ये डेट आप जो है याद रखिएगा, क्योंकि ये बार बार पूछा भी गया है कि हाँ, जो 73वां संविधान संशोधन के प्रावधान हैं ग्राम पंचायतों से संबंधित, वो किस दिन लागू हुए थे या कब लागू हुए थे, 24 अप्रैल 1993 में। और मान्यता पूरी तरह से कब मिली थी, ग्राम पंचायतों को संवैधानिक इकाई के रूप में मान्यता कब मिल गई थी, तो वर्ष 1994 में मिली थी, ठीक है, वर्ष 1994 में मिली थी। फिर 73वें संविधान संशोधन के फलस्वरूप उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश पंचायती विधि संशोधन विधेयक 1994 पारित किया गया, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश पंचायत विधि संशोधन विधेयक कब पारित किया गया, तो 1994 में पारित किया गया। और किस संविधान संशोधन के जो है फलस्वरूप या अनुरूप पारित किया गया, तो 73वें संविधान संशोधन के फलस्वरूप इसे पारित किया गया। और इसे लागू कब कराया गया, तो उत्तर प्रदेश में इसे लागू किया गया जो है 22 अप्रैल 1994 ईस्वी को इसे लागू किया गया, ठीक। इसके फलस्वरूप उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत, ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत, ठीक है, में एक रूपता लाने के लिए उत्तर प्रदेश ग्राम पंचायत अधिनियम 1947 और उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद अधिनियम, देखिए 3 जो है पुराने अधिनियम थे उत्तर प्रदेश के, ठीक है। एक तो उत्तर प्रदेश ग्राम पंचायत अधिनियम 1947,
और उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद अधिनियम 1961, ये 1961 लिखा है, में संशोधन किया गया ताकि जो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव है उनमें एक रूपता लाई जा सके। अभी भिन्नता थी, एक रूपता। तो त्रिस्तरीय, उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय ग्राम पंचायत चुनाव होते हैं। कौन कौन से हैं? तो ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, मतलब त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव होते हैं। और कौन कौन से हैं? तो ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत के नाम से। ठीक है, ये आपको याद रखना है कि उत्तर प्रदेश में कितने स्तर के पंचायती चुनाव होते हैं? तो त्रिस्तर के, 3 स्तर के। तो जो संशोधन किया गया इसमें, तो संशोधन में क्या बातें रखी गई, क्या क्या जो है प्रावधान किए गए? तो पहली जो बात इसमें है या इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा, पंचायतों का गठन और संरचना। अभी तक जो पंचायतें थी उनका गठन तो जो है संवैधानिक तरीके से नहीं हुआ था, यानी संविधान के अनुरूप नहीं हुआ था, और संरचना जो उनकी थी वह जो है निश्चित नहीं हो पा रही थी। ठीक है, तो इसमें पंचायतों का गठन और उनकी संरचना को सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया। दूसरा है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया। यानी पंचायती चुनाव में जो है अनुसूचित जाति के लिए और अनुसूचित जनजाति के लिए, पिछड़े वर्ग के लिए और महिलाओं के लिए जो है विशेषकर आरक्षण का प्रावधान किया गया। और जो महिलाओं के लिए विशेष आरक्षण दिया गया वो 33% था। और यह किसी भी जाति विशेष या धर्म विशेष के लिए नहीं, सभी महिलाओं के लिए था। जो 33% आरक्षण था वो किसी भी, चाहे वो अनुसूचित जाति से आती हो, जनजाति से आती हो, पिछड़े वर्ग से आती हो, सामान्य से आती हो, किसी से भी आती हो, तो सबको जो है सभी महिलाओं के लिए 33%, यानी जैसे अगर 100 लोग हैं तो 100 लोगों में से जो है 33 महिलाएं चुनी जाएंगी। ये प्रावधान किया गया 1961 और 1947 के अधिनियमों में संशोधन करके। तो पंचायतों का एक निश्चित कार्यकाल किया गया कि मतलब ये निश्चित कार्यकाल मतलब प्रति 5 वर्ष पर जो है ये चुनाव संपन्न होंगे, यानी पंचायतों के चुनाव संपन्न कराए जाएंगे। और पंचायतों के कृत शक्तियां और उत्तरदायित्व का विस्तार किया गया, यानी वह विकास से संबंधित, रोजगार से संबंधित अपने गांव में काम कर सकेंगे। और इसी समय, ठीक है, 1994 में ही राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किया गया। राज्य निर्वाचन का आयोग काम क्या होता है? राज्य निर्वाचन आयोग का काम होता है कि वह, ठीक है, वित्तीय बंटवारा, राज्य निर्वाचन आयोग का काम यह होता है कि वह ग्राम पंचायत के स्तर के चुनाव को अपने यहाँ, यानी अपने क्षेत्र में या अपने राज्य में संपन्न कराए। ठीक है, अपने राज्य में संपन्न कराए। तो पंचायती चुनाव चाहे वो त्रिस्तरीय हो या मतलब चाहे जिला पंचायत हो या विकास क्षेत्र पंचायत हो, जिसको आप क्षेत्र पंचायत के नाम से जानते हैं या ब्लॉक स्तर पर जानते हैं, या फिर जो है जिला पंचायत हो, इनका चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग करवाता है। जबकि लोकसभा और विधानसभा का चुनाव, राष्ट्रपति का चुनाव, उपराष्ट्रपति का चुनाव, ये भारत निर्वाचन आयोग करवाता है। ठीक है, तो राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किया गया 1994 में, उत्तर प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग का गठन। और फिर छठा इसमें प्रावधान किया गया कि राज्य वित्त आयोग की स्थापना की गई। ठीक है, तो राज्य वित्त आयोग की स्थापना की गई। इसके अंतर्गत जो है जो वित्तीय बंटवारा है राज्य और सरकार के बीच में, उत्तर प्रदेश सरकार के बीच में, ठीक है, तो उत्तर प्रदेश राज्य वित्त आयोग ग्राम पंचायतों को पैसा यानी धन आवंटित करने का काम करता है ताकि वे जो है अपने क्षेत्र में विकास के कार्य कर सकें। इसके अंतर्गत यथासंभव 1000 की आबादी पर, यानी और भी जो प्रावधान किए गए वो अन्य ये हैं कि इसके अंतर्गत ये जो संशोधन हुआ था इसमें यह भी जो है प्रावधान किया गया कि 1000 की आबादी पर ग्राम पंचायतों का गठन किया जाएगा। यानी जहां की आबादी, जिस क्षेत्र की आबादी 1000 होगी, कम से कम वहां एक ग्राम पंचायत होंगे, यानी एक ग्राम पंचायत का गठन किया जाएगा। प्रत्येक स्तर पर अध्यक्ष पदों, अध्यक्ष अर्थात प्रधान तथा सदस्यों के पदों पर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए, ठीक है, आरक्षण की बात की गई तथा प्रत्येक वर्ग में महिलाओं के लिए 1/3 पदों एवं स्थानों पर आरक्षण की व्यवस्था की गई। तो 1/3 का मतलब वही 33% हो गया। अन्य पिछड़ा वर्ग को 27% आरक्षण देने की बात की गई। अनुसूचित जाति के लिए 14% और अनुसूचित जनजाति के लिए 7% के आरक्षण की बात की गई। ठीक, फिर उसके बाद
अगला है बिंदु, पंचायतों का कार्यकाल 5 वर्ष किया गया जैसा कि हम जानते हैं। और संविधान एवं राज्य के पंचायती राज अधिनियमों में किए गए प्रावधानों के अनुरूप उत्तर प्रदेश अधिसूचना 23 अप्रैल 1994 के द्वारा राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई। तो ये देखना है कि राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना कब की गई, तो 23 अप्रैल 1994 में की गई। और किसके अनुरूप की गई, तो राज्य के पंचायती राज अधिनियमों में किए गए प्रावधानों के अनुरूप उत्तर प्रदेश अधिसूचना, ठीक है, अधिसूचना अधिनियम द्वारा 23 अप्रैल 1994 में राज्य निर्वाचन 23 अप्रैल 1994 को राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई, जो 73वें संविधान संशोधन के फलस्वरूप 1994 से प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव संपन्न कराता है। तो हमने जैसा कि पहले बता दिया कि राज्य निर्वाचन आयोग का काम होता है त्रिस्तरीय पंचायती चुनाव को संपन्न कराना। फिर उसके बाद वर्तमान में पंचायती राज विभाग द्वारा निम्नलिखित कार्यक्रम क्रियान्वित किए जा रहे हैं। यानी वर्तमान में जो पंचायती राज विभाग है, ठीक है, तो वो जो है निम्नलिखित काम कर रहा है। ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम, निर्मल भारत अभियान, ठीक। दूसरा है पंचायती राज पदाधिकारियों एवं कर्मियों का प्रशिक्षण कार्यक्रम, यानी पंचायती राज में जितने भी पदाधिकारी हैं या कर्मी हैं या कर्मचारी हैं, उनको प्रशिक्षित करने का काम कर रहा है पंचायती राज विभाग। राज्य वित्त आयोग एवं 13वें वित्त आयोग की संस्तुतियों के आधार पर ग्रामीण स्थानीय निकायों को अनुदान। राज्य वित्त आयोग और 13वें वित्त आयोग के अनुसार जो वित्त का बंटवारा करना है, ठीक है, ग्रामीण में जो है ग्रामीण क्षेत्रों में या ग्राम पंचायतों में वित्त का बंटवारा करना है, तो वो काम करने भी करता है ये पंचायती राज विभाग। फिर डॉक्टर राम मनोहर लोहिया समग्र ग्रामीण विकास योजना के अंतर्गत आंतरिक गलियों में सीसी रोड और केसी ड्रेन तथा इंटरलॉकिंग टाइल्स की व्यवस्था, ठीक है, यह भी इसके अधिकार क्षेत्र में आता है, पंचायती राज विभाग के अधिकार क्षेत्र में। यानी जो गांव जो है लोहिया समग्र गांव घोषित किए जाते हैं, ठीक है, तो यह पंचायती राज विभाग द्वारा घोषित किया जाता है। और उस गांव में सीसी रोड अर्थात जो है सीमेंटेड रोड बनाई जाती है, केसी ड्रेन और पक्की नाली जिसको कहते हैं वो बनाई जाती है, जिसको ढका जाता है, और इंटरलॉकिंग टाइल्स की भी व्यवस्था रहती है। तथा भूख मुक्ति एवं जीवन रक्षा गारंटी योजना भी चलाई जाती है पंचायती राज विभाग द्वारा। और बहुउद्देशीय पंचायत भवन का निर्माण करवाता है ये। भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केंद्रों का भी निर्माण करवाता है, ठीक है। तो ये सारे जो है कौन करवाता है, तो पंचायती राज विभाग। फिर उसके बाद जो है पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि कार्यक्रम पंचायती राज विभाग करवाता है। यानी जो आर्थिक रूप से बहुत ज़्यादा पिछड़े हैं, आर्थिक रूप से बहुत ज़्यादा पिछड़े हुए क्षेत्र हैं या ग्राम पंचायत हैं, उनको जो है यह निधियां प्रदान करता है ताकि वहां पर विकासात्मक कार्य करवाया जा सके। और प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में अंत्येष्टि स्थलों का विकास जो है करवाने का काम भी पंचायती राज विभाग करता है। तो अंत्येष्टि का मतलब जहां पर जो है अंतिम संस्कार वगैरह किए जाते हैं, ये सब भी पंचायती राज विभाग के अधीन है, अंतर्गत है। फिर पंचायतों का चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा वर्ष 1995 से किया जा रहा है। ये आपको याद रखना है कि जो है जो 5 वर्ष का अंतराल है, प्रत्येक जो है 5 वर्ष पर पंचायती चुनाव संपन्न कराए जाएंगे। तो ये कब से किए जा रहे हैं, तो वर्ष 1995 से किए जा रहे हैं। फिर उसके बाद उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था लागू है, ये आप समझ ही चुके हैं, ठीक है। जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत और ग्राम पंचायत, ये त्रिस्तरीय पंचायत लागू किए गए हैं। सबसे अधिक प्रभावी संस्था ग्राम सभा है, जिसमें सभी योजनाएं व बजट अनुमोदित किए जाते हैं। यानी ग्राम सभा ही जो है सबसे प्रभावी संस्था है, क्योंकि जनता ज़्यादातर ग्राम सभा से ही जुड़ी है और जितनी भी योजनाएं हैं वह ग्राम सभा को ध्यान में रखकर की जाती हैं। बजट भी ग्राम सभा को ध्यान में रखकर जो है पेश किए जाते हैं। और अब देखते हैं वर्तमान में स्थिति क्या है ग्राम पंचायतों की उत्तर प्रदेश में। तो वर्तमान में उत्तर प्रदेश सरकार की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार, उत्तर प्रदेश सरकार की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार वर्तमान में
ग्राम पंचायतों की संख्या 5973 है। तो ये एग्जाम में पूछा जा सकता है भैया बाबू, आप इसको जो है नोट कर लीजिएगा, ठीक है। 5973 और क्षेत्र पंचायतों की संख्या 825 है, ठीक है, 825। और न्याय पंचायतों की संख्या 8135 है। और जिला पंचायत कितने हैं, तो जिला पंचायत हैं टोटल 75, ठीक है, 75 जिला पंचायत हैं, यानी 75 जितने जिला हैं उतने जिला पंचायत। फिर यहाँ पर उत्तर प्रदेश की आधिकारिक वेबसाइट में 59,073 ग्राम पंचायत हैं, जबकि पंचायती राज विभाग की वेबसाइट पर कुल ग्राम पंचायतों की संख्या, ठीक है, 58,189 है। संभवतः हमने यहाँ पर एक गलती कर दी होगी बोलने में, ठीक है, कि 59,073 लिखा है, हमने 5,973 बोल दिया होगा, इसको करेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। 59,073 है। और पंचायती राज विभाग की वेबसाइट पर जो कुल ग्राम पंचायतों की संख्या है वो कितनी है, 58,189। और पूरे भारत में ग्राम पंचायतों की कुल संख्या है 2021 के अनुसार पूरे भारत में तो 2,55,361। यह भी आंकड़ा जो है आपसे पूछा जा सकता है, आप इसको याद कर लीजिएगा। फिर ग्राम पंचायत का अध्यक्ष, सरपंच या ग्राम प्रधान तथा उसके सहयोगी जो होते हैं वो सदस्य होते हैं, ठीक है। यानी ग्राम पंचायत का अध्यक्ष सरपंच होता है या ग्राम प्रधान कहलाता है, और उसके सहयोग के लिए कुछ सदस्य होते हैं। न्यूनतम जो सदस्यों की संख्या है वो 9 है, ठीक है, और अधिकतम जो सदस्यों की संख्या हो सकती है वो कितनी है, तो ये न्यूनतम लिखा है, अधिकतम सदस्यों की संख्या 15, ठीक है। और वेतनमान भी जो है आप ध्यान में रख लीजिएगा, क्योंकि जो आंकड़ा है अभी तक सरकारी वेबसाइट पर, ठीक है, ग्राम सभा अध्यक्ष या प्रधान को 3500 रुपये प्रतिमाह वेतन दिया जाता है, क्षेत्र पंचायत प्रमुख को 9800 रुपये प्रतिमाह वेतन दिया जाता है, जिला पंचायत अध्यक्ष को जो है 14,000 रुपये प्रतिमाह वेतन दिया जाता है, ठीक है। तो ये जो है आंकड़े हैं, संभवतः कुछ आंकड़े बढ़े भी हों, हो सकता है वेतन में वृद्धि हुई हो, लेकिन जो है वो उस पर वेबसाइट पे अपलोड नहीं था, सो हमने जो है अभी तक उसको आधिकारिक नहीं माना, तो इसीलिए जो है वो आपको बताया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में नगर निकाय जो है 3 है, एक नगर निगम है, नगर पालिका है और नगर पंचायत। नगर निगम बड़ा है, नगर पालिका उससे छोटा है और नगर पंचायत सबसे छोटा है। वर्ष 1992 में 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा एक नया भाग 9 का जोड़ा गया, जिसके तहत अनुच्छेद 243P से 243ZG तक, ठीक है, नगर निकाय प्रणाली की व्यवस्था की गई। तो यह भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, नगर निकाय भारतीय संविधान के किस भाग में दिया है, तो भाग 9 का, और भाग 9 का जोड़ा किसके द्वारा गया, तो 74वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा। यानी 1992 में 73वां और 74वां दोनों संविधान संशोधन हुआ था, 72वां 73वां 74वां, ठीक है, 72वां ही 73वां में बदल गया था और 74वां अलग से हुआ था। और इस भाग में जो है किस अनुच्छेद के तहत दिया गया है नगर निकाय, तो 243P से 243ZG तक दिया गया है। फिर उसके बाद 74वें संविधान संशोधन के बाद राज्य सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश स्थानीय स्वशासन विधि संशोधन अधिनियम 1994 से नया कानून बनाया गया, ठीक है। तो ये आप पॉइंट पहले ही देख चुके हैं, लेकिन एक बार फिर से रिवीजन कर लीजिए, देख लीजिए कि उत्तर प्रदेश सरकार ने जो है 74वें संविधान संशोधन के फलस्वरूप, ठीक, उत्तर प्रदेश स्थानीय स्वशासन विधि संशोधन अधिनियम 1994 नाम से एक नया कानून बनाया, ठीक। तो ये जो है आंकड़े हैं। इसके बाद अगली वीडियो में हम लोग जो है जो नीतियां हैं, ठीक है, सरकार की योजनाएं हैं सरकार की, वो सब पढ़ेंगे। और ये जो चरण हैं और इतिहास है हमारे ग्राम पंचायत का, ये आज यहीं पर समाप्त हुआ, पूरा हुआ। आई होप कि आप लोगों ने एंजॉय किया होगा वीडियो को, जानकारी अच्छी लगी हो तो आप शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और निश्चित रूप से अच्छी लगी होगी, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से या इस चैनल के माध्यम से आपको नॉलेज का भंडार ही मिलेगा और मिलता रहेगा, ठीक है। तो जो है
बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करिए, हैप्पी रहिए, खुश रहिए, परीक्षा दीजिए, लेखपाल बनिए। बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सबको। धन्यवाद।